क्या होगा कि आप लोगों की जो स्किन है उसके अंदर जख्म बन जाएंगे, जिनको हम अल्सर्स कहते होते हैं। अब ये जो अल्सर्स हैं ये चार टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वेनस, एक होते हैं आर्टेरियल, दूसरे होते हैं न्यूरोपैथिक, तीसरे होते हैं प्रेशर इंजरी। मीन्स के अब ये जो वेनस अल्सर्स है इसको हम वन बाई वन पढ़ते हैं। वेनस अल्सर्स के अंदर क्या होता है, मेनली केवल जो अल्सर्स हो रहे होते हैं ना, कुटेनियस अल्सर्स, ये मेनली आप लोगों के जो पांव होते हैं ना वहां पे हो रहे होते हैं। अब वेनस अल्सर्स के अंदर क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों को पता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह करके आप लोगों का पांव आ गया, तो इधर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको जो वापस लेके जा रही होती है हार्ट की तरफ, वो आप लोगों की जो वेन्स हैं वो लेके जा रही होती हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप लोगों की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये जो वेन्स हैं वो इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस नहीं लेके जा रही, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम वेनस इनसफिशिएंसी कह देते होते हैं। अब आपको पता है कि आपका ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है और उसकी जो वेन्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, तो उसमें क्या होगा कि ये जो वेनस ब्लड है वो पाँव के अंदर पूल करना शुरू कर देगा और इसके अंदर क्या होगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी। तो इसकी वजह से क्या है कि इधर उस बंदे को जख्म होना हो जाएंगे। वेनस अल्सर क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो आप लोगों का ब्लड इधर पूल हो रहा है, वेन्स जो है वो ब्लड को वापस नहीं लेके जा रही, जिसको हम वेनस इनसफिशिएंसी कहते होते हैं। तो इसकी वजह से ब्लड नीचे पूल हो रहा होगा और आप लोगों का जो पाँव है वहां पे जो जख्म है वो बन रहा होता है। अब ये मेनली कौन से एरिया के ऊपर बन रहा होता है, उसको हम कहते होते हैं गैटर एरिया। गैटर एरिया कौन सा होता है, आप लोगों की ये जो एंकल से लेके मिड काफ तक का एरिया जो होता है, आपको पता है ये वाला जो है इसको हम एंकल जॉइंट कहते होते हैं। एंकल जॉइंट से लेके आप लोगों की मिड काफ, फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे का ये आ गया उसका नी वाला जॉइंट है, नी, और ये नीचे आ गया उसका पाँव, और ये नीचे उसका ये वाला पाँव आ गया, ठीक है। तो अब आप लोगों का ये जो पाँव की बैक वाली साइड होती है ना, इधर दो मसल्स होते हैं, एक होता है गैस्ट्रोसनीमियस और दूसरा होता है आप लोगों का सोलियस, ठीक है। तो ये दो मसल्स होते हैं, इनको हम काफ मसल्स भी कहते होते हैं, जिसको पंजाबी में पिली कहते होते हैं कि ये जो पिली के मसल्स हैं गैस्ट्रोसनीमियस और सोलियस होता है, इनको हमने दूसरा नेम क्या दे दिया, काफ मसल्स। तो आप लोगों का ये बेसिकली ये जो वेनस अल्सर हैं, इधर जो मेनली आप लोगों का अल्सर बन रहा होता है वो कौन कौन से एरिया से बन रहा होता है, वो फ्रॉम एंकल से लेके ये जो मिड काफ होती है सिर्फ यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है ये मेनली अफेक्ट हो रहा होता है, इसको हम गैटर एरिया भी कहते होते हैं। अब ये वाला जो अल्सर होता है ना, इसका कोई खास बॉर्डर नहीं होता, ये इरेगुलर साइज के बॉर्डर्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये देख रहे हो तो इसमें आप लोगों को जो बॉर्डर मिल रहे होंगे ना वो इरेगुलर से बॉर्डर्स मिल रहे होते हैं। तो इसके इरेगुलर से बॉर्डर होते हैं, ये काफी गहरा सा होता है और इसमें से एक्सुडेट जो है वो निकल रहा होता है। तो वही आप लोगों को किस तरह का इरेगुलर बॉर्डर, शैलो और एक्सुडेटिव जो अल्सर है वो मिल रहा होता है। और इसके अंदर आप लोगों की जो पेन है वो मतलब नॉर्मल होती है, माइल्ड टू मॉडरेट जो पेन है वो हो रही होती है। अब इसके अंदर और आप लोगों को क्या चीजें मिल सकती हैं, इधर छोटी छोटी डायलेटेड वेसल्स जो हैं वो आप लोगों को मिल सकती होती हैं, जिनको हम टेलेंजेक्टेसिया कहते होते हैं। आप लोगों को वेन्स डायलेटेड मिल सकती हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन्स कहते होते हैं। और ये वाला जो एरिया है वो क्या होगा, वो स्वेल हुआ पड़ा होगा, जिसको हम एडिमा कहते होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है कि इधर की जो स्किन है उसकी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती होती है, जिस तरह आप लोग ये देख सकते हैं कि ये वाला जो सारा एरिया है वो अफेक्ट हो रहा होता है। ये मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, आप लोगों की क्रॉनिक वेनस इंसफिशिएंसी आ रही होती है, वेन्स जो है वो वापस ब्लड नहीं लेके जा रही होती। देन आपको पता है कि ऊपर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है आप लोगों का, वो कौन लेके आ रही होती है, वो आप लोगों की जो आर्टरीज हैं वो लेके आ रही होती हैं। अब अगर क्या हो कि आप लोगों की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर फॉर एग्जांपल इस तरह करके कोई एथ्रोमा वगैरह बन जाए, तो ऊपर से अब आप लोगों का जो ब्लड है वो नहीं आ पाएगा। जब ब्लड नहीं आ पाएगा तो ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, इनको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं मिल पाएगी। जब इनको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं मिल पाएगी और ना ही ऊपर से जो आप लोगों के जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो आ पाएंगे, तो अब आप लोगों का ये जो पाँव का नीचे वाला एरिया है, एक तो ये इन्फेक्शन से नहीं बच पाएगा क्योंकि ऊपर से आप लोगों के इम्यून सेल्स नहीं आ रहे, और दूसरा ये होगा कि ऊपर से आप लोगों का ब्लड नहीं आ रहा, तो ये वाले जो सेल्स हैं ये मरना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इधर जख्म बन जाता होता है। तो इसमें बेसिकली आप इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम आर्टेरियल अल्सर कह देते होते हैं। ये आर्टेरियल अल्सर क्यों बन रहा है, बिकॉज आप लोगों की कोई आर्टरी की डिजीज हो रही है, लाइक आप लोगों को पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो सकती है, वो क्यों, एथ्रोस्क्लेरोसिस हो सकती है, आप लोगों की आर्टरी तंग हो सकती है, जिसको हम स्टीनोसिस कहते होते हैं। और इसमें मेनली जो आप लोगों का अल्सर बनेगा वो डिस्टल टूज के ऊपर बनेगा, या आप लोगों की छिन के ऊपर बनेगा। छिन कौन सा एरिया होता है, आप लोगों का ये एंकल से लेके ये जो सॉरी आप लोगों का नी से लेके ये जो एंकल तक एरिया होता है, इसको हम छिन एरिया कहते हैं। खासतौर पे ये जो एंटीरियर वाला एरिया होता है, तो इधर जो जख्म बना होता है ये मेनली एंटीरियर छिन के ऊपर बन रहा होता है। ये जो आप लोगों की टोज होती हैं उधर जख्म बन रहा होता है। ये जो आप लोगों की पाम होती है, आपको पता है आप मेनली जो खड़े हो रहे होते हो वो पाम के ऊपर हो रहे होते हो, ठीक है, तो जिसको हम प्रेशर पॉइंट कहते होते हैं। तो आप या फिर उधर अल्सर जो है वो बन रहा होता है। अब ये वाला जो अल्सर होता है ये काफी ज्यादा गहरा होता है और साथ में सिमेट्रिक होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये
बी वाला अल्सर देख रहे हो तो ये वाला जो अल्सर है वो काफी ज्यादा गहरा है। तो आप लोगों को इधर जो अल्सर मिल रहा होता है वो सिमेट्रिक होता है, उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो बड़े क्लियर होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये वाला अल्सर देख रहे हो तो इसके जो बॉर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो ए वाला अल्सर है इसके बॉर्डर्स इतने ज्यादा क्लियर नहीं है, ये कुछ इस तरह के इरेगुलर हैं। जबकि अगर आप लोग ये वाला अल्सर देख रहे हो तो इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो बड़े रेगुलर से होते हैं। तो इधर जो आप लोगों को अल्सर मिल रहा होता है उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा रेगुलर होते हैं, और ये वाला जो अल्सर होता है वो काफी ज्यादा डीप होता है। इसको हम कहते हैं पंच आउट, मींस कि ऐसे इस तरह लग रहा है जैसे अंदर से ना किसी ने गोश्त जो है वो निकाल लिया हो। तो ये वाली जो लीजन मिल रही होती है वो आप लोगों को पंच आउट लीजन इधर मिल रही होती है। और इधर जो पेन होती है आर्टेरियल अल्सर के अंदर वो काफी ज्यादा स्वेयर होती है, ठीक है। और इसमें जो आप लोगों के एसोसिएटेड साइंस होते हैं वही आपको पता चल गया कि मेन प्रॉब्लम क्या थी, ऊपर से जो आर्टरी है वो प्रॉपर ब्लड नहीं लेके आ पा रही, जिसको हम आर्टेरियल इनसफिशिएंसी कहते होते हैं। तो वो वाला जो एरिया होगा वो जाहिर सी बात है ब्लड नहीं आ रहा तो उधर कोई कलर होगा नहीं, कलर होगा तो वो वाला जो एरिया वो आप लोगों को पेल मिल जाता होता है, और उधर कोई भी हेयर्स वगैरह और आप लोगों को पल्सिस वगैरह उधर नहीं मिल रही होती। देन हमारे पास अगली टाइप आ जाती है न्यूरोपैथिक अल्सर्स की, जिसमें क्या होगा कि आप लोगों की जो कोई नर्व है वो डैमेज हो जाएगी। अब नर्व के डैमेज होने की वजह से अब आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये आप लोगों का पांव आ गया और ऊपर से क्या आ रही थी, आप लोगों की नर्व जो है वो आ रही होती हैं। अब ये जो न्यूरोपैथिक अल्सर्स हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी जो नर्व है वो डैमेज हो गई है। अब नर्व कैसे डैमेज हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल वो बंदे जिनको डायबिटीज होता है तो उनकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी होती है, उनकी नर्व्स प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते होते हैं। तो जब बंदे को डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, उसकी नर्व्स प्रॉपर काम नहीं कर पा रही होती, तो उस वजह से उस बंदे को अगर इधर इधर पांव के अंदर कोई जख्म भी हो जाएगा तो उस बंदे को पेन ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इधर से सारी जो परसेप्शन है, इधर से सारा जो मैसेज है वो कौन लेके जा रही है, वो नर्व्स लेके जा रही होती हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि आप लोगों का इधर जख्म हो सॉरी आप बंदे को डायबिटीज था जिसकी वजह से उसकी नर्व्स जो है वो डैमेज हुई पड़ी हैं। जब नर्व्स डैमेज हुई पड़ी हैं तो उसकी वजह से अब ये जो इधर से ऊपर मैसेज नहीं जा पाएगा, जब इधर से ऊपर मैसेज नहीं जा पाएगा तो अब अगर उसके पांव के ऊपर कोई ट्रॉमा वगैरह हो भी जाता है, कोई चोट वगैरह लग भी जाती है तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। जब उसको पता ही नहीं चलेगा तो उस केस में वो उसको ट्रीट ही नहीं करेगा, जब वो उसको ट्रीट ही नहीं करेगा तो उसका जो जख्म है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन इधर ये जो आप लोगों का डायबिटिक फुट होता है, आपने देखा होगा ना कि जो लोग डायबिटीज के होते हैं उनके एक तो पांव के ऊपर जख्म काफी ज्यादा होता है, और दूसरी बात ये कि उनका जो जख्म है अगर हो जाए तो वो इजीली हील नहीं होता, और उन बंदों को इवन के पांव भी कटवाना पड़ जाता होता है अगर वो अपने जो जख्म है उसको ठीक नहीं करते होते। तो इसको हम कहते होते हैं डायबिटिक फुट। अब ये जो डायबिटिक फुट होता है जिसमें आप लोगों का पांव के ऊपर अल्सर बन रहा है, इसमें एक तो फैक्टर ये आ गया कि उनकी नर्व्स डैमेज हुई पड़ी हैं, और जब नर्व्स डैमेज हुई पड़ी हैं तो उनको अगर कोई चोट वगैरह लग भी जाती है तो उनको पता नहीं चलता। अब आपका चोट लगना और उसकी वजह से आपको पेन होना ये भी अल्लाह पाक की एक रहमत है। अगर आपको चोट लगती और आपको पेन वगैरह ना होता तो आपने उस चीज को ध्यान में ही नहीं रखना था और आपका वो वाला एरिया डैमेज हो जाना था। आपको तब पता चलना था जहां पे जब वो वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाती होती है। तो ये भी एक अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि चोट लगने पे आपको पेन होती है, आपको पता चल जाता है, आप उस कंडीशन को ट्रीट कर लेते होते हो। लेकिन वो लोग जो कि डायबिटीज के होते हैं उनकी तो नर्व्स ही डैमेज हुई पड़ी हैं, जब नर्व्स ही डैमेज हुई पड़ी हैं तो उन बेचारों को पता ही नहीं चलेगा, अगर चोट लगेगी जख्म होगा भी तो उनको पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात यह कि जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं उनमें इधर जो ब्लड है वो भी कम आ रहा होता है पाँव की तरफ, तो उसकी वजह से भी आपको पता है जब भी ब्लड कम आएगा आपके इम्यून सेल्स कम आएंगे तो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाती होते हैं। तो एक तो ये फैक्टर आ गया, नर्व्स की वजह से उनको जख्म होने का पता ही नहीं चल रहा। दूसरी बात ये कि आपके इम्यून सेल्स कम आ रहे हैं क्योंकि ब्लड कम आ रहा है, तो जो आप लोगों का जख्म होने के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते होते हैं। और तीसरी बात ये कि उनके ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है जो जिसकी वजह से भी आप लोगों का जो जख्म है वो इजिली हील नहीं करता होता। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं वो एक बंदे का जो आप डायबिटिक फुट करवा रही होती हैं। तो इसमें क्या है, ये आप लोगों का इसमें क्या है कि पेरिफेरल नर्व जो है वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बंदे का जो पाँव के अगर जख्म होता है तो बंदे को पता ही नहीं चलता। तो ये मेनली कौन से एरिया को फैक्टर आता है, जो आप लोगों की बोनी प्रोमिनेंसेस होती हैं, लाइक जिस तरह आप लोगों की हील आ गई, ठीक है, उसके बाद मेटाटार्सल हेड हमने बात की थी कि ना कि ये इधर आप लोगों की जो बोन्स होती हैं उनका मेटाटार्सल्स कहते होते हैं। तो आप लोगों के मेटाटार्सल के हेड इधर इस तरह करके आप देख सकते हैं कि ये इधर जख्म बना हुआ है, तो मेटाटार्सल के जो हेड हैं या आप लोगों के हील्स हैं वहां पे उस बंदे को जो है वो मेनली अल्सर जो है वो हो रहा होता है। और क्या है कि ये वाला जो अल्सर होता है वो उसके जो एजेस होंगे वो हाइपर कैराटोटिक होंगे। हाइपर कैराटोटिक का क्या मतलब होता है कि आप लोगों की जो स्टेटम कॉर्नियम है उसका थिक हो जाना, तो इसके जो एजेस मिल रहे होंगे वो सख्त से मिल रहे होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइपर कैराटोटिक एजेस कहते होते हैं। तो आप लोगों को हाइपर कैराटोटिक एजेस मिल रहे होते हैं। अब बताओ कि इधर पेन होगा सर जी, पेन नहीं होगा। पेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायबिटिक बंदा है, उसकी नर्व्स जो है वो डैमेज हुई पड़ी है, तो इस वजह से इधर जो पेन होता है वो एब्सेंट होता है। और इधर जो आप लोगों को साइंस मिल रहे होते हैं उसके जो जॉइंट्स हैं उनकी डिफॉर्मिटीज हुई पड़ी होती हैं, जिनको हम चार कोट जॉइंट्स
डक्ट्स कहते होते हैं, आप लोगों को क्लाटोस जो है वो मिल रहे होते हैं, और इधर रिफ्लेक्सेस तब आएंगे ना, जाहिर सी बात है जब नर्व्स काम कर रही होगी, तो आप लोगों को कोई रिफ्लेक्सेस वगैरह नहीं मिल रही होती। देखिए आपकी बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्सेस होती हैं वो नर्व्स की वजह से होती हैं, जब जाहिर सी बात है नर्व डैमेज हुई पड़ी है तो आपको कोई रिफ्लेक्सेस जो है वो नीचे नहीं मिल रही होती। आपकी बॉडी के अंदर जो पल्सेस मिल रही होती हैं वो आर्टरीज की वजह से मिल रही होती हैं, लेकिन जब आर्टरीज ही डैमेज हुई पड़ी है, बताओ कि पल्सेस मिलेंगी नहीं, पल्सेस नहीं मिल रही होती। देन हमारे पास लास्ट वन आ जाते हैं जो कि है प्रेशर अल्सर्स। अब देखिए ये जो प्रेशर अल्सर्स हैं, इनके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ऊपर से कोई बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से बंदे को अल्सर हो रहा है। अब ये वाले जो प्रेशर अल्सर्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन है आपकी दूसरा हॉस्पिटल के अंदर। मींस कि आपको पता है कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो उनको हॉस्पिटल के अंदर काफी देर के लिए रहना पड़ता है, और वो काफी देर के लिए लेटे रहते हैं, ना वो बेचारे उठ सकते हैं ना हिल सकते हैं। जब वो बहुत ज्यादा देर के लिए लेटे रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो आप लोगों का उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, ये मैंने एक इस तरह का अल्सर देखा हुआ है। मींस के फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट है, जब हम सर्जरी के वार्ड के अंदर ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है, आप लोगों ने यकीन नहीं करना कि उसका ये जो पूरा कमर है ना, कमर से सारा गोश्त ही खत्म हुआ पड़ा था, इतना बड़ा सारा अल्सर था। मींस के उसकी अब हमारे पास कोई खास ट्रीटमेंट का भी ऑप्शन नहीं पड़ा हुआ था कि इवन के उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो नीचे से नजर आ रही थी। वो काफी हेल्दी औरत थी, लेकिन उसका पीछे इतना वो बेड के ऊपर पड़ा रह के उसकी कमर पे इतना बड़ा अल्सर हो गया, इतना बड़ा जख्म हो गया, लाइक जितना आपका वाटरमेलन ही होता तकरीबन इतना बड़ा अल्सर होगा। ठीक है, तो इतना बड़ा जो अल्सर है उसको हो गया था। ठीक है, तो वो बेसिकली क्यों हुआ, वो प्रेशर की वजह से हुआ। जब वो औरत काफी लंबे अरसे के लिए लेटी रही और उसने ध्यान नहीं दिया, जब उसने ध्यान नहीं दिया तो पीछे जो जख्म है वो बढ़ता गया और वो इतना बड़ा अल्सर जो है वो हो गया। इवन के उसकी जो वो बोन है वो नजर आ रही थी नीचे से, जो स्पाइन है वो नजर आ रही थी। तो ये वाले जो अल्सर्स होते हैं ये आप लोगों के काफी कॉमन होते हैं, आप लोगों की हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। या आप लोगों का फॉर एग्जांपल अगर घर के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो कि क्या है कि वो फॉर एग्जांपल वो बीमार है और वो लेटा रहता है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर ये आप लोगों का बेड आ गया, फॉर एग्जांपल ये इमेजिन कर लें कि ये बेड है और ये वाला जो बंदा है वो इधर लेटा रहता है। जब आपको पता है वो लेटा रहेगा तो उसकी ये जो कमर है वो नीचे लगती रहेगी, तो ये वाला जो एरिया वो बहुत ज्यादा प्रेस होगा। जब बहुत ज्यादा प्रेस होगा तो इधर जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो आपको पता है जब भी किसी एरिया के अंदर ब्लड की सप्लाई कम होती है तो वो वाला जो एरिया वो मरना स्टार्ट हो जाता है, उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और उधर जख्म बन जाता होता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम बनती है। दूसरी बात यह कि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी वजह से भी उसके जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं। अब ये नहीं कि एक दो दिन उसका लेटने से, आपको पता है लोग महीनों महीनों सालों सालों लेटे रहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सारी प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या है कि उसका पीछे जो है वो बैक के ऊपर अल्सर बन जाता होता है। तो इसी वजह से आपने ध्यान रखना है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेशेंट है या आप लोगों के पास घर के अंदर कोई ऐसा बंदा है, तो आपने उसको अगर वो इतना लेटा रहता होता है तो आपने उसको दूसरा साइड चेंज करके लाजमी उसकी कमर का मुआयना करना होता है कि कहीं उसको बैक के ऊपर अल्सर तो नहीं हो गया। तो ये जो आप लोगों की प्रेशर इंजरी होती है, प्रेशर अल्सर्स होते हैं, वो कब होते हैं, अगर बंदा काफी लंबे अरसे के लिए लेटा रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी की टांग टूट गई या किसी को कोमा हो गया या कोई भी इस तरह की कंडीशन, तो ये मेनली आप लोगों का जो वेट बेयरिंग पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है जब आप लेटे हुए होते हो तो आप लोगों का वेट बेयरिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, जिसको हम सैक्रम वाला एरिया कहते होते हैं, तो आप लोगों के सैक्रम के ऊपर अल्सर बन सकता है। या फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बड़े लंबे अरसे के लिए बैठा रहता है, तो आप लोग जब बैठे हुए होते हो तो आप लोगों का जो वजन आ रहा होता है वो इस्चियम के ऊपर आ रहा होता है, तो उधर अल्सर बन सकता है। या फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा बड़े लंबे अरसे के लिए खड़ा रहता है तो उसका जो वजन आ रहा होता है वो कैलकेनियस के ऊपर आ रहा होता है, आप लोगों की जो हील बोन होती है। तो आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा बहुत ज्यादा लेटा रहा तो उसको सैक्रम वाले एरिया के ऊपर अल्सर हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बहुत देर के लिए बैठा रहा तो आपको पता है इधर जो बोन होती है वो इस्चियम होती है, तो उधर अल्सर हो सकता है। अगर क्या है कि कोई बंदा बहुत लंबे अरसे के लिए खड़ा रहा तो आपको पता है इधर जो आप लोगों की हील बोन होती है वो कैलकेनियस होती है, तो उधर अल्सर हो सकता है। सबके पीछे फिनोमेना यही है कि प्रेशर पड़ रहा है, उधर ब्लड सप्लाई कम हो रही है। एक तो प्रेशर की वजह से जो टिश्यू है वो डैमेज हो रहा होता है, और दूसरी बात ये कि आप लोगों का उधर जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो रही है, उधर से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कम हो रही होती है, जिसकी वजह से बंदे को उधर अल्सर बन रहा होता है। तो आपने इस चीज का लाजमी तौर के ऊपर ध्यान रखना है। अगर अल्सर बहुत बड़ा हो जाए तो देन हमारे पास कोई खास ऑप्शन नहीं होता उसको ट्रीट करने का। अब आप बताएंगे वो जो इतना बड़ा अल्सर था उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम कहाँ से इतना ज्यादा गोश्त लगा के उसकी बॉडी के अंदर ग्राफ्ट करते। ठीक है, मतलब देन होस्ट एंड ग्राफ्ट डिजीज हो जाती है, वो खैर आगे लंबी कॉम्प्लिकेशन है, बात कहीं और चली जाती है। तो ये क्या होता है, ये काफी ज्यादा बड़ा वाला जो अल्सर है वो आप लोगों को मिल जाता होता है, और इधर जो आप लोगों को पेन है वो भी मिल रही होती है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो सकता है, या आप लोगों की जो बोन्स हैं उनका इन्फेक्शन हो सकता होता है, जिसको हम ऑस्टियोमाइलिटिस कहते होते हैं। तो ये वाली जो चीज है वो आप लोगों को मिल सकती होती है प्रेशर अल्सर्स के अंदर। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ कुटेनियस अल्सर, जिसमें हमने क्या देखा कि अगर वेन्स प्रॉपर काम नहीं कर रही थी तो उसको हम वेनस अल्सर कह रहे थे, अगर आप लोगों की आर्टरीज प्रॉपर काम नहीं कर रही थी तो उसको हम आर्टेरियल अल्सर कह रहे थे, अगर नर्व्स काम नहीं
कर रही थी और उसकी वजह से अल्सर बन रहा था तो उसको हम न्यूरोपैथिक अल्सर कह रहे थे, और अगर ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने की वजह से अल्सर बन रहा था तो उसको हम प्रेशर इंजरी कह रहे होते हैं। आई नो ये मैंने हमें ऊपर से पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन इसकी इंशाल्लाह डिटेल जो है वो हम सर्जरी के अंदर करेंगे।